सबसे पहले तो बेसिक सवाल, फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है? और बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक केमिकल बेस्ड सब्सटेंस, कोई भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक केमिकल बेस्ड सब्सटेंस जिसे अप्लाई किया जाता है सॉइल के ऊपर या जिसे अप्लाई किया जाता है प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एनहेंस करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए। और न्यूट्रिएंट को क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि प्लांट की ग्रोथ को, ताकि प्लांट की फर्टिलिटी को एनहेंस किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। बहुत सिंपल, फर्टिलाइज़र क्या होता है? नेचुरल या फिर सिंथेटिक केमिकल बेस्ड सब्सटेंस जिसे अप्लाई किया जाता है सॉइल के ऊपर या जिसे अप्लाई किया जाता है प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एनहेंस करने के लिए। और न्यूट्रिएंट्स को एनहेंस क्यों किया जाता है? ताकि प्लांट ग्रोथ को और फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एनहेंस किया जा सके। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं? एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? एक है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है कैल्शियम, पांचवा है मैग्नीशियम और छठवा है सल्फर। 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? एक है कॉपर, दूसरा है जिंक, तीसरा है आयरन, चौथा है मैग्नीज, पांचवा है बोरोन, छठवा है क्लोरीन, सातवा है मॉलिब्डेनम और आठवां है निकल। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं। फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है? कोई भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक केमिकल बेस्ड सब्सटेंस जिसे अप्लाई किया जाता है या तो सॉइल के ऊपर या प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एनहेंस करने के लिए। और न्यूट्रिएंट्स को एनहेंस क्यों किया जाता है? ताकि प्लांट की ग्रोथ को, ताकि प्लांट की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एनहेंस किया जा सके। और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टोटल 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। और टोटल 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं? कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है और निकल है। इंडियन सॉइल्स की अगर बात करें तो हमारी जो इंडियन सॉइल्स हैं वो 3 न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं। कौन कौन से में डेफिशिएंट हैं? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में। 3 न्यूट्रिएंट्स में हमारी सॉइल्स डेफिशिएंट हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मतलब N, P और K में हमारी सॉइल्स डेफिशिएंट हैं और इसीलिए NPK इन तीनों को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है हमारे कंट्री में। इन तीनों को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर में। इनफैक्ट NPK इनको बुलाया जाता है प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। NPK को क्या बुलाया जाता है? प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दिमाग में रखना, N इज फॉर नाइट्रोजन, P इज फॉर फॉस्फोरस एंड K इज फॉर पोटेशियम। तो NPK इनको बुलाया जाता है प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। इनफैक्ट ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है ये 9 फर्टिलाइजर की PSUs को भी एडमिनिस्टर करता है। बेहद सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। टोटल 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और टोटल 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके नाम ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। इंडियन सॉइल जो हैं वो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। और इसीलिए NPK इन तीनों को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर में।
NPK, इनको प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बुलाया जाता है। ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। इनफैक्ट ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है ये 9 फर्टिलाइजर की PSUs को भी एडमिनिस्टर करता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है। देखो हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर्स के 3 मेन वेरिएंट्स चलते हैं। कौन कौन से 3 मेन वेरिएंट्स चलते हैं हमारे कंट्री में? एक सबसे पॉपुलर यूरिया चलता है, दूसरा डाई अमोनियम फॉस्फेट चलता है जिसे इन शॉर्ट डैप बुला देते हैं हम, और तीसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स चलते हैं। हमारे कंट्री में प्राइमरीली 3 मेन वेरिएंट्स चलते हैं फर्टिलाइजर्स के। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा तो यूरिया चलता है, फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप चलता है, और तीसरा चलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। इनफैक्ट यूरिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, लगभग 86% फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 86% यूरिया है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है लगभग 74%, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट भी लगभग 74% किया जाता है। यूरिया बेसिकली सप्लाई करता है सॉइल को नाइट्रोजन। क्या सप्लाई करता है? नाइट्रोजन। और हमारी जो सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हैं, इसीलिए यूरिया को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। दोबारा सुनो, हमारे कंट्री में 3 मेन वेरिएंट्स चलते हैं फर्टिलाइजर्स के। कौन कौन से? एक है यूरिया, दूसरा डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप, और तीसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। फॉर श्योर इन तीनों के नाम आपने सुने होंगे। यूरिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है हमारी कंट्री में 86%, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है 74%, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी किया जाता है 74% इंपोर्ट भी किया जाता है। यूरिया सप्लाई करता है सॉइल को नाइट्रोजन। अच्छा, फिर यूरिया के अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में लगभग 56% फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को हम अपने कंट्री में ही डेवलप करते हैं, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है उसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और पोटैश की अगर बात करें तो पोटैश को हम पूरे तरीके से एंटायरली इंपोर्ट करते हैं, और ये अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल के लिए पोटैश, उसको हम पूरे तरीके से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना, और यूरिया जो है वो बेहद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक सर्वे 2025 क्या कहती है फर्टिलाइजर्स के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे की हम बात शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इनफैक्ट अगर आप केपेबल हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, QR कोड भी हमने दिया हुआ है, और अगर आप चाहो तो ज्वाइन का बटन दबा के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, अब सवाल आता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 क्या कहती है फर्टिलाइजर्स के बारे में। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कि ये जो हमारी सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो हमारी सॉइल के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर शॉर्ट में बोलें तो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रही है कि सॉइल डिग्रेडेशन इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, और अगर हमें ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड्स को अचीव करना है वाइल एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स के यूज़ के ऊपर कि हम फर्टिलाइजर्स को जुडिशियली ठीक तरीके से यूज़ करें। तो देखो, दो चीज़ें हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने एक तो हाईलाइट किया सॉइल डिग्रेडेशन को, कि हमारा जो सॉइल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो रहा है, उसकी स्थिति खराब हो रही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सॉल्यूशन के तौर पे इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि सॉल्यूशन के तौर पे ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको जुडिशियली यूज़ करें, ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज़ ना करें।
इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई यूरिया गोल्ड के बारे में। यूरिया गोल्ड के बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है, तो यूरिया गोल्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। यूरिया गोल्ड क्या है? ये यूरिया की एक नई वैरायटी है जिसको सल्फर के साथ में कोट किया जाता है। सल्फर की कोटिंग कर दी जाती है यूरिया के ऊपर। इस नई वैरायटी को बुलाया जा रहा है यूरिया गोल्ड। अब इससे 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो यूरिया की कोटिंग हो गई है, तो जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, वो बहुत स्लोली रिलीज होता है, बहुत धीमे धीमे रिलीज होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको इनफ टाइम मिल जाता है नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, अच्छे से यूज करने के लिए। दूसरा, सल्फर की कोटिंग है, तो जो सॉइल में सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। देखो, 2 चीजें। एक तो यूरिया गोल्ड है क्या? ये यूरिया की ही नई वैरायटी है जिसको सल्फर के साथ में कोट कर दिया जाता है। सल्फर की कोटिंग कर दी जाती है इसके ऊपर। इसका एक फायदा क्या है कि क्योंकि कोटिंग हो गई है ऊपर, तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत स्लोली रिलीज होती है, जिसकी वजह से प्लांट को इनफ टाइम मिल जाता है कि प्लांट इस नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पाए। दूसरा, सॉइल्स में जो सल्फर की कमी होती है उस कमी को भी ये एड्रेस कर देता है। इनफैक्ट यूरिया गोल्ड जो है वो हमारे कंट्री में ऑलरेडी इससे पहले जो नीम कोटेड यूरिया चल रहा था उससे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। नीम कोटेड यूरिया के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो नीम कोटेड यूरिया चल रहा था उससे और ज़्यादा बेहतर है यूरिया गोल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। अगर मोटा मोटा बोलें तो ये यूरिया गोल्ड बाकी के फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में बेटर क्यों है? एक बात अभी हमने की कि क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होती है तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत धीमे धीमे रिलीज होती है, और धीमे धीमे रिलीज होती है तो प्लांट्स को प्रॉपर टाइम मिल जाता है इस नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, इसका अपटेक करने के लिए, और वेस्टेज इसमें कम से कम होता है। यूरिया गोल्ड में यूमिक एसिड को भी इंक्लूड कर लिया गया है, और यूमिक एसिड को इंक्लूड कर लिया गया है इसलिए इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरी बात हमने की कि सल्फर की अगर डेफिशिएंसी है सॉइल में तो वो सल्फर की डेफिशिएंसी भी इस यूरिया गोल्ड से पूरी हो जाती है। चौथा, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हम 20 किलो कन्वेंशनल यूरिया को यूज करें और 15 किलो यूरिया गोल्ड को यूज करें, दोनों सेम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्वांटिटी कम लगती है, फायदा बराबर का होता है। तो यूरिया गोल्ड पे थोड़ा सा नजर रखना, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बातचीत की गई है। इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ इतनी बातचीत की गई है, ये जो हाउ यूरिया गोल्ड इज बेटर देन अदर्स है इसको हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में? इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि हमें फर्टिलाइजर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, ऑप्टिमम एप्लीकेशन के लिए ड्रोन्स को यूज करना चाहिए और फर्टिगेशन टेक्निक को यूज करना चाहिए। ड्रोन्स को यूज करना चाहिए, ये तो आम बात है, आपको समझ में आता है कि ड्रोन्स को यूज करो और फर्टिलाइजर्स को छिड़को। लेकिन फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन के साथ में जो नेसेसरी फर्टिलाइजर्स हैं, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मिक्स किया जाए और पानी को सप्लाई किया जाए खेत में, उसको बोलते हैं फर्टिगेशन टेक्निक। तो इकोनॉमिक सर्वे इस पर भी फोकस कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमें फर्टिलाइजर्स को बेटर तरीके से अप्लाई करना है तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स को यूज करना चाहिए और फर्टिगेशन टेक्निक्स को भी यूज करना चाहिए। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई PACS के बारे में, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो PACS हैं ये फंक्शन करती हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के तौर पे। इसके बारे में हमने बातचीत की हुई है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के तौर पे PACS फंक्शन करती हैं। और ये जो PMKSK होते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इनका प्राइमरी फंक्शन होता है फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना और फार्मर्स को रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को भी फर्टिलाइजर्स के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए हाईलाइट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। फिर एक प्रोग्राम की बात की गई है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट, एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ इनिशिएटिव,
कि हमें अर्थ को रिस्टोर करना है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, उसके रिगार्डिंग नरिशमेंट करना है, अर्थ को नरिश करना है, एमोलिरेशन करना है, मतलब उसको एक बार फिर से बेहतर बनाना है, उसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत सरकार स्टेट्स को मदद करती है कि वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट करें, ऐसे फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट करें जो कि मदर अर्थ को रिस्टोर करने में, उसको बेहतर बनाने में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सरकार बात कर रही है नैनो यूरिया के बारे में, सरकार बात कर रही है नैनो डैप के बारे में, सरकार बेहद इंपॉर्टेंट तौर पे बात कर रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इस प्रोग्राम का भी जिक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। और ये सारी चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट का एम क्या है कि हमें सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को ख़त्म करना है और हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो भी लिख रहा है, जो भी बातचीत कर रहा है, वो बातचीत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में भले ही ना पूछी जाए, पूछी भी जा सकती है, लेकिन अगर ना पूछी जाए, बट अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर और आप इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ों को कोट करोगे, जो रिलेटिवली न्यूज़ वाली चीज़ें उनको कोट करोगे, तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा एनहेंस हो जाता है, आपका आंसर थोड़ा और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो इन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देना और यूरिया गोल्ड को थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज यूरिया गोल्ड का जिक्र किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025 में स्पेशली। ये सारी चीज़ें कही गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अब सवाल आता है कि ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। शुरू करेंगे हम 1977 से। 1977 में एक रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम लाई गई थी, आरपीएस लाई गई थी। रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम कब लाई गई थी? 1977 में लाई गई थी। और जब ये लाई गई थी तब ये सिर्फ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के लिए लाई गई थी, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था फॉस्फेटिक और पोटैश वाले फर्टिलाइजर्स के लिए भी। कब लाई गई थी? 1977 में लाई गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आंसर के टाइम पे थोड़ी कहानी तो आपको पता होनी चाहिए कि रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम नाम की एक स्कीम आई थी 1977 में। इसके तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी। जो रिटेंशन प्राइस होता था और जो नोटिफाइड सेल प्राइस होती थी फर्टिलाइजर्स की। रिटेंशन प्राइस मतलब एक तरीके से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती थी और मार्केट में जिस प्राइस पे फर्टिलाइजर को बेचा जा रहा होता था। और आपको पता ही है फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी जो कीमत रखी जाती है, जो दर रखी जाती है, वो थोड़ी सस्ती रखी जाती है। तो उसको सस्ता रखने के लिए सरकार क्या करती थी? सरकार सब्सिडी देती थी। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेते हैं 100 रुपये आ रही है, लेकिन सरकार ने बोल दिया कि भैया जो फर्टिलाइजर है उसको मार्केट में बेचा जाएगा 60 रुपये में। तो ये जो बीच का 40 रुपये का घाटा हो रहा है प्रोड्यूसर को, वो 40 रुपये प्रोवाइड कर दिए जाते थे एज सब्सिडी अंडर दिस रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम। ये जो रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम है, इसको 2003 में रिप्लेस किया न्यू प्राइसिंग स्कीम ने, एनपीएस ने इसको रिप्लेस किया। कब? 2003 में। थोड़े से इंप्रूवमेंट्स किए गए, आइडिया सेम था। आइडिया वही है कि अभी भी सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। और सब्सिडी कैसे प्रोवाइड कर रही थी कि जो फार्म गेट के प्राइजेस थे यूरिया के, यहां स्पेसिफिकली बात हो रही है यूरिया के बारे में, कि जो फार्म गेट प्राइजेस थे यूरिया के, उनमें से यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल दो। जितना भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को गवर्नमेंट देगी एज सब्सिडी। और ये जो फार्म गेट प्राइसेस होते थे, इनको फिक्स करती थी खुद गवर्नमेंट। समझने के लिए, चीज़ों को इजी करने के लिए ऐसे बोल लो कि ये जो फार्म गेट प्राइसेस हैं, ये एक तरीके से हैं मार्केट प्राइसेस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जो है वो है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 100 रुपये, और जो फार्म गेट प्राइस है, जो प्राइस यूरिया के लिए सरकार ने फिक्स की है, वो मान लेते हैं 40 रुपये है। तो ये जो 60 रुपये का घाटा हो रहा है प्रोड्यूसर को, ये 60 रुपये प्रोड्यूसर को सरकार प्रोवाइड करती थी सब्सिडी के तौर पे। इसी एनपीएस न्यू प्राइसिंग स्कीम का पार्ट 2 लॉन्च किया गया 2004 से लेकर 2006 के बीच में। फिर मॉडिफाइड एनपीएस पार्ट 3 लॉन्च किया गया 2014-15 में चला। लेकिन ये जो न्यू प्राइसिंग स्कीम है, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? मार्केट डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं। भाई जब सब्सिडी मिलती है तो घपला करने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं। इल्लीगली यूरिया को एक्सपोर्ट किया जाता था, बिकॉज सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा
जो बुक है उसमें दिखाओ उल्टा सीधा, ऊपर नीचे करो, थोड़ा सा करप्शन करो, पैसा बचाओ, यूरिया बचाओ और बाहर एक्सपोर्ट कर दो। सरकार से भी सब्सिडी मिल गई और एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा लिया, तो ये भी घपले हो रहे थे। दूसरा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो यूरिया है, इसके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी बढ़ता जा रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार 2010 में लेकर आई न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। अब स्थिति क्या थी कि एनपीएस थर्ड और मॉडिफाइड एनपीएस थर्ड ये दोनों भी चल रहे थे, और साथ में सरकार क्या लेकर आ गई थी? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी को कब लेकर आ गई थी? 2010 में लेकर आ गई थी। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम आगे बढ़े उससे पहले। रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम 1977 में लाई गई। बेसिकली क्या था? रिटेंशन प्राइस और जो नोटिफाइड सेल प्राइस थी उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता था, उस डिफरेंस को सरकार देती थी एज सब्सिडी। इस आरपीएस को रिप्लेस किया गया 2003 में न्यू प्राइसिंग स्कीम से। ये जो न्यू प्राइसिंग स्कीम थी, इसमें भी आइडिया सेम था कि यूरिया के जो फार्म गेट प्राइसेस होते थे, जिनको सरकार फिक्स करती थी खुद, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती थी एक्चुअल, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता था, उस डिफरेंस को सब्सिडी के तौर पर सरकार प्रोवाइड करती थी। एनपीएस सेकंड को लॉन्च किया गया 2004 से लेकर 6 के बीच में। मॉडिफाइड एनपीएस थर्ड को लॉन्च किया गया 2014 से लेकर 2015 के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम्स थी, यूरिया का लीकेज खूब ज़्यादा हो रहा था। यूरिया का लीकेज मतलब कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो दुकान लगा के बैठे हुए लोग हैं, ये फर्जीवाड़ा करते थे। सरकार से सब्सिडी ले ली, फार्मर को प्रोवाइड नहीं किया, किताब में दिखा दिया कि हाँ हमने तो प्रोवाइड कर दिया है, और फिर इसको इलीगली एक्सपोर्ट कर रहे थे। मार्केट डिस्टॉर्शंस देखने को मिल रहे थे। यूरिया के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे, तो सरकार के ऊपर बड़ा सारा बर्डन पड़ रहा था। एक प्रॉब्लम ये भी था कि यूरिया पे इतना हैवी सब्सिडी मिल रही थी, तो जो फार्मर है वो भी बिना सोचे समझे यूरिया को यूज कर रहा था। जैसे जो हमारा एनपीके, ये जो 3 हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की, इनका जो आइडियल कंपोजिशन होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए 4:2:1। कितना होना चाहिए? 4:2:1 के रेशियो में ये हमारे सॉइल में होने चाहिए। लेकिन यूरिया पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, फर्टिलाइजर्स पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है कि इनका जो रेशियो आज की डेट में हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना कर रहा है? 8:3:1 कर रहा है। सोचो, यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है तो किसान सोच ही नहीं रहा है, अब ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी डाले जा रहे हैं यूरिया, डाले जा रहे हैं यूरिया। इनफैक्ट हमने जब बात की थी इसी चैप्टर के पहले वाले सेशन की, जहाँ पे हमने बात की थी बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि लगभग 80% ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो सिर्फ यूरिया के ऊपर खर्च की जाती है हमारे कंट्री में। और ये वो फर्टिलाइजर है जिसके प्राइजेस पिछले लगभग 10 साल से अभी तक नहीं बढ़े हैं। हर चीज सब्सिडी से मैनेज की जा रही है। सोचो सरकार के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है इस सब्सिडी का। बहरहाल 2010 में सरकार लेकर आई न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी कब लाई गई? 2010 में लाई गई। और अब इसमें क्या किया गया कि सब्सिडी तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन दी फर्टिलाइजर्स। सब्सिडी तो अभी भी प्रोवाइड कर रही है सरकार, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन दीज फर्टिलाइजर्स। अब ऐसा नहीं था कि ओपन है कि सभी फर्टिलाइजर्स के ऊपर इतनी सब्सिडी मिलनी है, या यूरिया के ऊपर इतनी सब्सिडी मिलनी है, या पी के ऊपर इतनी मिलेगी, के ऊपर इतनी मिलेगी, पोटैश के ऊपर इतनी मिलेगी। ये अब ओपन नहीं है। अब क्या है कि आपने जो फर्टिलाइजर खरीदा उसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स का कितना कंपोजिशन है, कितना कंटेंट है, उसके बेसिस पे आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी। ये सरकार क्या करने की कोशिश कर रही थी कि ये जो हमारा एनपीके आइडियली 4:2:1 होना चाहिए था, जो कि हो गया था 8:3:1। तो सरकार कोशिश कर रही थी किसी भी तरीके से जो ओवर यूज्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए। अब क्या है? अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। अब अगर कोई ऐसा फर्टिलाइजर खरीद लेगा जिसमें यूरिया बहुत ज़्यादा है तो उसको सब्सिडी कम मिलेगी, बिकॉज सरकार इसको डिस्करेज कर रही है। और जिसको एनकरेज करना है सरकार को, उस न्यूट्रिएंट पे सरकार सब्सिडी ज़्यादा देगी। तो सब्सिडी तो अभी भी दे रही है, लेकिन अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है सरकार की। कब लाई गई? 2010 में लाई गई। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक तो यूरिया को कवर नहीं किया गया है,
और यूरिया इतना एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है कि फार्मर्स को अब लगता है कि यूरिया ही सब कुछ है, तो यूरिया को कवर नहीं किया जाता, ये अपने आप में दिक्कत। दूसरा, सब्सिडी के जो पेमेंट्स होते हैं सरकार की तरफ से उनमें डिले देखने को मिलता है, और ये तो आम तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी इसको 2010 में लाया गया, और ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था उस टाइम पे, बिकॉज सरकार रियलाइज तो कर रही थी कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। फिर 2015 में लाया गया नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी को। पहले यूरिया के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती थी, लेकिन 2015 में बेहद इंपॉर्टेंट काम किया गया, नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी को लाया गया। नीम कोटेड यूरिया के ऊपर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी में क्या बोला गया कि ये जितना भी यूरिया है, चाहे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड चाहे इंपोर्ट किया गया, उसको नीम ऑयल से आपको कोट करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, 100% कोटिंग करनी पड़ेगी। और ये कोटिंग करने की बात क्यों की गई? देखो, प्राइमरी रीजन क्या था कि ये जितना भी यूरिया पे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, इस यूरिया को इलीगली एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इस यूरिया को नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जा रहा था। जैसे यूरिया प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, डाइज वगैरह के लिए काम आता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में काम आता है, तो यूरिया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, ये जो करप्ट लोग थे, ये क्या कर रहे थे कि अपनी बुक में दिखाते थे कि हमने साहब यूरिया बेच दिया किसी किसान को, किसी बेनिफिशियरी को, अपनी किताब में दिखा देते थे, ये सरकार से मिल जाती थी सब्सिडी, और एक्चुअली में इस यूरिया को यूज करते थे इंडस्ट्रीज में, यूज करते थे नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में। ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बोल दिया कि अब जितना भी यूरिया हमारे कंट्री में है, चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है चाहे उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, उसको नीम ऑयल से 100% कोट किया जाएगा, कोटिंग की जाएगी, ये मैंडेटरी है। और इस वजह से अब हमारी कंट्री में लगभग 2.5 लाख टन्स ऑफ नीम ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है हर साल, जो कि सफिशिएंट है हमारे यहाँ पे जितना यूरिया होता है उसको कोट करने के लिए, उसकी कोटिंग करने के लिए। नीम कोटेड यूरिया के बेनिफिट्स क्या थे? एक बेनिफिट तो वही कि कोटिंग हो गई थी तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत स्लोली रिलीज होता था, धीमे धीमे रिलीज होता था, और धीमे धीमे रिलीज होता था तो प्लांट को एडिक्वेट टाइम मिल जाता था उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने के लिए। इससे जो ओवरऑल सॉइल की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होने लगी। नीम कोटिंग थी और नीम में बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी वजह से प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो केमिकल्स का यूजेस था वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। पेस्ट और डिजीज अटैक्स जितने भी थे वो भी थोड़े से रिड्यूस हो गए। इनफैक्ट इस नीम कोटेड यूरिया की वजह से पैडी की, शुगरकेन की, मेज की, सोयाबीन की, तुर की, रेड ग्राम की, इनकी यील्ड में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल तक जो यूरिया नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू, जिसको ऐसी जगहों पे यूज किया जा रहा था जिसके लिए उसको बनाया ही नहीं गया या सब्सिडी नहीं दी जा रही है, वो रुक गया, वो बंद हो गया। लेकिन अब तो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो नीम कोटेड यूरिया है, इससे भी एक बेहतर चीज क्या आ गई है, यूरिया गोल्ड आ गया है। इस यूरिया गोल्ड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना और नीम कोटेड यूरिया के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। फिर 2015 में ही सरकार लेकर आई न्यू यूरिया पॉलिसी। पहले तो लाई नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी 2015 में, जिसमें बोला गया कि जितना भी यूरिया है उसको नीम ऑयल से कोट किया जाएगा, उसकी कोटिंग की जाएगी, और ये मैंडेटरी है। 2015 में ही सरकार लेकर आई न्यू यूरिया पॉलिसी, और इस न्यू यूरिया पॉलिसी के तहत सरकार कोशिश कर रही थी कि ये जो यूरिया है इसका इंडिजीनियस प्रोडक्शन प्रमोट किया जाए। हमारे घर पे पैदा करो ना, हमारे कंट्री में पैदा करो ना यूरिया को। इसको शुरू किया गया था 1 जून 2015 को। आइडिया ये था कि 31 मार्च 2019 तक इस न्यू यूरिया पॉलिसी को चलाया जाएगा, लेकिन फिर 2019 में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। और इस न्यू यूरिया पॉलिसी के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ उन यूरिया यूनिट्स के लिए जो कि गैस बेस्ड हैं, जो कि नेचुरल गैस के ऊपर फंक्शन करती हैं। उन गैस बेस्ड यूरिया यूनिट्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और सिर्फ गैस बेस्ड यूरिया यूनिट्स को सब्सिडी क्यों प्रोवाइड की जा रही है? बिकॉज एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करना है।
तो ये न्यू यूरिया पॉलिसी कब लाई गई? 2015 में लाई गई। अच्छा, ये बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की भी शुरुआत कर दी गई। 2016 में शुरुआत की गई इसकी। फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो दी जाती हैं उसके लिए डीबीटी सिस्टम की शुरुआत कर दी गई। अब क्या कर दिया गया कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया जाता है रिटेलर की शॉप पे। जो बेचने वाला आदमी होता है, जो रिटेलर होता है, उसकी शॉप पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये बेचता है सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स को टू दी बेनिफिशियरीज, टू दी फार्मर्स। और बेनिफिशियरी कौन है, फार्मर बेनिफिशियरी है या नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? फोटो लिया जाता है, आईडी ली जाती है और उससे पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अब क्या है, अब थोड़ा बेहतर ट्रांसपेरेंसी आ गई है, थोड़ा बेहतर टारगेटिंग हो गई है इस डीबीटी सिस्टम की वजह से। एक और चीज़ है ई उर्वरक। ई उर्वरक जो है वो फर्टिलाइजर्स का डैशबोर्ड है जिस पर फर्टिलाइजर से रिलेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके, रिक्वायरमेंट को लेके, एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन सब से रिलेटेड हर एक लेवल पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है इस फर्टिलाइजर डैशबोर्ड के ऊपर, जिसका नाम है ई उर्वरक। क्या नाम है? ई उर्वरक नाम है। और फिर इसके बाद फाइनली बात आती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। अच्छा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम कब लाई गई? 1977 में। बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी इसके तहत। न्यू प्राइसिंग स्कीम कब लाई गई? 2003 में लाई गई। फार्म गेट प्राइसेस ऑफ यूरिया और जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को सरकार एज सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। एनपीएस सेकंड को लाया गया 2004 से लेकर 6 के बीच में। मॉडिफाइड एनपीएस थर्ड को लाया गया 2014 से लेकर 2015 के बीच में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इलीगल एक्सपोर्ट्स की और मार्केट डिस्टॉर्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सरकार 2010 में लेकर आई न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। इसके तहत भी सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन ये जो सब्सिडी है ये दी जा रही है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द फर्टिलाइजर्स। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। 2015 में सरकार लेकर आई नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी और इसके तहत सरकार ने क्या बोला कि जितना भी यूरिया है, चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो, चाहे वो इंपोर्ट करके लाया गया हो, उसको नीम ऑयल से कोट किया जाएगा, कोटिंग की जाएगी। और ये मैंडेटरी कर दिया गया। क्यों किया गया? ताकि ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो यूरिया का डाइवर्जन हो रहा था, ये जो इतना करप्शन हो रहा था, इस करप्शन को रोका जा सके। लेकिन अब नीम कोटेड यूरिया के ऊपर एक और चीज आ गई है, यूरिया गोल्ड, जो कि और बेहतर रिजल्ट दे रहा है। हालांकि इन्हीं सेम लाइंस पे काम करता है वो भी, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर हैं। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, हमने बात की भी है। 2015 में ही सरकार लेकर आई न्यू यूरिया पॉलिसी को। हमारे कंट्री में इंडिजीनियस प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए न्यू यूरिया पॉलिसी को लाया गया और इसके तहत जितनी भी गैस बेस्ड यूरिया यूनिट्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। डीबीटी सिस्टम की शुरुआत कर दी गई फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए 2016 में। ई उर्वरक क्या है? फर्टिलाइजर्स का डैशबोर्ड है जहां पे फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को लेके, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके, उनके रिक्वायरमेंट को लेके एट वेरियस लेवल्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फाइनल टॉपिक, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई? 2015 में लॉन्च की गई। किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत सभी फार्मर्स को उनकी जो सॉइल है, उनकी जो लैंड है, उस सॉइल की न्यूट्रिएंट स्थिति के बारे में बताया जाता है, न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में बताया जाता है। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। होता क्या है कि सॉइल के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से, उसको फिर एनालाइज किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनमें वो रिच है, कौन से ऐसे हैं जिनमें वो पुअर है। फिर बताया जाता है कि भाई ये तो न्यूट्रिएंट्स आपके यहाँ पे इनफ हैं, इनको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कम है, इनकी कमी है, इनको डालने की ज़रूरत है, तो इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करो और इसको यूज़ मत करो। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसमें 12 न्यूट्रिएंट्स को मेंशन किया जाता है, मतलब इसमें 12 न्यूट्रिएंट्स की जानकारी दी जाती है। 3 तो मैक्रो वाले NPK, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन, और 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं। पीएच की बात होती है, सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, पीएच की बात होती है, 7 न्यूट्रल होता है।
ओसी की बात होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात होती है, और ईसी की बात होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात होती है। तो इसमें 12 न्यूट्रिएंट्स की बातचीत होती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में। कौन कौन से 12 न्यूट्रिएंट्स हैं? 3 मैक्रो एनपीके, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एस, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, और 3 फिजिकल पैरामीटर्स पीएच, ओसी और ईसी। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये 3 साल में एक बार अवेलेबल करवाया जाता है। मतलब हर साल अवेलेबल नहीं करवाते हैं, हर साल किसान नहीं जा सकता अपने सॉइल के सैंपल को लेके कि भाई चेक करो इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 साल की साइकिल है, 3 साल में एक बार आप अपने सॉइल की हेल्थ को चेक करवा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो। और इसके साथ फर्टिलाइजर्स की बातचीत खत्म हो गई। देखो ये सेशंस जब पढ़ते हैं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ईजी हैं, बहुत सस्ते हैं, इनमें से क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, स्पेशली आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लोगे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और साथ के साथ जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट कर लोगे तो एक बार में इकोनॉमी कवर हो जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इनको लाइटली मत लेना, ढंग से पढ़ना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।